बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेंस्ट्रुएशन इकनॉमिक एडीए पार्ट 1 में मैं 2021 एडीए 1 और बीए फेलियर वाला को पेपर हुआ था उसके निशानात लगा चुके हैं। हम ये 2020 इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस इन इकोनॉमी। ये तकरीबन सेम 2021 एडीए 1 का रिपीट क्वेश्चन है। इसके निशान मैंने लगाए हैं इस वीडियो में, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर अब दूसरा है, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स रिलेवेंट फार्मूला। ये वाला क्वेश्चन पूरा मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अपलोड कर दूँगी। और ये एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर, अगर आपको ये बुक से करना है तो मैं इसके निशान बुक से लगाती हूँ। प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये मेरे पास जो चैप्टर है इसका नाम है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन और कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। ये मेरे पास जो बुक है ये थोड़ी पुरानी है और इसका पेज 51 है। आप इस चैप्टर में जाके ये टॉपिक ढूंढ के इसके निशान कैसे लगेंगे, सबसे पहले आपने ये हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगाने के बाद इतनी इसको एक्सप्लेन करना है और फिर शोन इन डायग्राम लोअर वन तक लिखें, ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद ये डायग्राम बनेगी सेकंड नंबर पे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसको नेगेटिव स्लोपिंग भी कहते हैं। तो नेगेटिव स्लोपिंग में इसकी शेप होनी चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे इन्होंने 3 डायग्राम बनाई है, जबकि नेगेटिव स्लोपिंग की डायग्राम है यूँ करके, ये इंडिफरेंस कर्व यूँ होता है। तो ये नेगेटिव स्लोपिंग की डायग्राम है, पहले आपने ये बनानी है। और ये टॉपिक फुल प्रेजेंटेशन के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आपको यहाँ से करना है तो मैं फिर उसके लिखने का तरीका आप वहाँ से देख लेना। तो पहले आपने ये डायग्राम बनानी है, फिर इसके आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। फिर ये 3 सिचुएशन है, यानी कि ये 3 सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के लिए ज़रूरी है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक, अगर आपको किसी एक गुड्स की कुछ यूनिट ज़्यादा लेनी है तो दूसरे गुड्स की कुछ यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। तो ये लिहाजा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरती हुई होनी चाहिए, डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग होनी चाहिए। जबकि इस सूरत में होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगी। और इस सूरत में होने का मकसद ये है कि जो एक्स क्वांटिटी है इसको आपने फिक्स कर लिया और वाई चेंज कर लिया। जबकि ऐसा नहीं होता, इंडिफरेंस कर्व में एक क्वांटिटी बढ़ानी है तो दूसरी कम करनी है, और इसमें आपने वाई को फिक्स कर लिया है जबकि आप एक्स चेंज कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में आपने फिर यहाँ से ये 3 डायग्राम बना के ये लिख देना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर ये इसका थर्ड पॉइंट है, नो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पहले आपने ये लिखना है यहाँ तक, यहाँ तक। फिर आपने ये डायग्राम बनानी है और ये डायग्राम बनाने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है। अब ये 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। इनके टच ना करने की वजह से क्या है, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। अगर ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब ये पॉइंट सेम हो गया। पॉइंट सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पॉइंट सेम होना होता तो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से ऊपर की तरफ होते हैं और जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाएगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और दे आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन यानी कि इस तरफ इनकी जो बैक है ये ओरिजिन की तरफ होती है। तो ये हेडिंग लगाने के बाद आपने यहाँ से लिखना है और यहाँ फॉलिंग तक। फिर ये डायग्राम बनानी है और फिर ये लिखना है और फिर ये आपने यहाँ एक्सिस तक लिखना है। अच्छा, ये डायग्राम नंबर नहीं लिखते क्योंकि ये बुक में होता है तो बुक वाले मेंशन कर रहे होते हैं, हमें एक पेपर में मेंशन नहीं करना होता। दे नीड नॉट टू बी पैरेलल ईच अदर, यानी कि इनको पैरेलल नहीं होना चाहिए, बस एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। तो इसकी डायग्राम बना नहीं है तो इसकी डायग्राम आपको मेरे उस नोट से मिल जाएगी। दे डू नॉट टच एदर एक्सिस, ये इधर भी टच नहीं करते और ये इधर भी टच नहीं करते। तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ इतना भी लिख लें तो बहुत है, इतना भी लिख लें तो बहुत है। फिर इसके बाद ये ग्राफ बना के इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी बुक थोड़ी पुरानी है और इसमें पेज नंबर 51 है और चैप्टर थ्योरी ऑफ कंजम्पशन और कंज्यूमर बिहेवियर। अपनी बुक में जाके इसको ढूंढ के आप ये निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। ये सेम चैप्टर है, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन और कंज्यूमर बिहेवियर। उसका मेरे पास पेज नंबर है 57, आप अपनी बुक के लिहाज से देख लेना। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं है बुक में और इसका आंसर एज इट
इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना उसको होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स ट्यूशन लिख के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो प्रॉपर आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। अगर आपने यहाँ से करना है तो फिर यहाँ पर पहले आपने ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिख दिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखने के बाद आपने यहाँ तक लिखा। फिर उसके बाद आपने बनाना है ये ग्राफ। इसकी एग्जाम्पशंस वगैरह भी हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप यह वहाँ से कर लें या कोई नोट्स आपके पास है तो वहाँ से कर लें। ये लिखने के बाद फिर आपने ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बनाने के बाद यहाँ से एक्सप्लेनेशन उठानी है ग्राफ की और ये नेक्स्ट पेज पे जाएगी। नहीं, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन यहाँ से, क्योंकि वहाँ से लेंदी हो जाएगी। ग्राफ की एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेके और ये जो मैंने काटा हुआ है ये काटा हुआ है और इसको मैंने किया हुआ IC2 और फिर ये यहाँ से IC2 और फिर ये यहाँ तक जाके आपने इस ग्राफ एक्सप्लेनेशन को एंड कर देना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से कर लें या फिर ये आप मेरे नोट्स से ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कंपटीशन फर्म। तो ये क्वेश्चन भी जो है ये मेरे पास ये मैंने 2021 में निशान लगवाए हैं। तो ये आपको इधर बुक में चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इसके मार्किंग हो जाएगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म परफेक्ट कंपटीशन विद 2 केसेस विद डायग्राम विद द केसेस। ठीक है, अब इसके आंसर का सीक्वेंस समझ लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म लिखना है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, अ फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ तक आने के बाद आपने ये देयरफॉर लेना है, ये देयरफॉर से, और फिर आप यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ तक आने के बाद आपने जाना है अगले पेज पे 162, उसमें ये कंटिन्यू करेंगे, ये हेडिंग नहीं लगाएंगे। यहाँ से ये 2 पॉइंट उसके नीचे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने ये ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन करनी है। और ये क्या चीज़ है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म विद द हेल्प ऑफ MC एंड MR। तो पहले हमने ये शो करना है कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। फिर हमने बताना है शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में। शॉर्ट रन आपने हेडिंग लगानी है शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन को यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले वो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, वो आपने वहाँ से निशान लगा लिया। अब इसका पेज मेरे पास ये है, लेकिन आप चैप्टर से जाइएगा तो शॉर्ट रन यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर हम ये हेडिंग लगाएंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। ये पेज, ये चैप्टर 10 पे आ गई हूँ मैं और पेज 162 पे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये सेंटर हेडिंग लगेगी। ये सेंटर हेडिंग लगाने के बाद आपके पास जो इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है इन केसेस ऑफ लॉस, तो ये आप नंबर 1 हेडिंग पे ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ये वाला, ये नंबर 1 हेडिंग लगेगी। इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ब्रेक इन इवन पॉइंट, इसको नो प्रॉफिट और नो लॉस भी कहते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। अब ये होता क्या है कि आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है और प्राइस वो सेम हो जाती हैं, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट या नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसके बाद ये डायग्राम बनानी है और डायग्राम बनाने के बाद ये ग्राफ लिखना है। और ये जो नीचे टोटल रेवेन्यू और ये टोटल कॉस्ट है, ये कैसे लिखा है, OQEP और ये OQEP, तो दोनों लाइन सेम है। ये रेवेन्यू की लाइन है और ये कॉस्ट की लाइन है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टाइम जब आपके पास कारोबार में मुनाफा होना शुरू हो जाए। फिर हम बताएंगे टोटल रेवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट के, और ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन। ये नंबर 1 पे लिखना है। फिर ये नंबर 2 पे आपको लिखना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि आपका जब रेवेन्यू आपकी प्राइस से ज़्यादा हो जाए, या आपका एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो ये आपका क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फर्म ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डेफिनेशन आपको मेरे नोट से मिल जाएगी और ये भी पूरा मैंने अपलोड किया हुआ है। फिर आपने ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बनाने के बाद इसका ये नीचे आपने पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब ये ग्राफ बनाने के बाद कैसे लिखा है, टोटल रेवेन्यू की लाइन है ये वाली OQEP और कॉस्ट की लाइन है ये वाली OQHG, ये लिखा। और हम बता रहे हैं कि जो रेवेन्यू की लाइन है वो ऊपर है और जो कॉस्ट है वो नीचे है, तो टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट है, इसलिए आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास है ये वाला थर्ड में आएगा, ये फर्स्ट में नहीं आएगा।
आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट ग्रेटर हो जाती है एवरेज रेवेन्यू से, यानी कि खर्चा बढ़ जाता है और मुनाफा कम हो जाता है। इसकी डेफिनेशन भी मेरे नोट से मिल जाएगी। फिर आपने ये ग्राफ बनाना है और ये पूरा लिखना है। अब इसमें कैसे देखेंगे आपका प्रॉफिट, ये वाली लाइन OQEP ये आपका टोटल रेवेन्यू है और OQFG ये आपकी टोटल कॉस्ट है। तो आपकी कॉस्ट ऊपर की तरफ है और रेवेन्यू की लाइन नीचे है, तो कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो इसका मतलब है आपको एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं। एबनॉर्मल लॉसेस कब होते हैं, आपके पास दो तरह की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो लाजमी पे करनी है और वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर बिज़नेस में आपकी वेरिएबल कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है लेकिन फिक्स कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है, तो फिर भी आप कारोबार जारी रखते हैं, क्योंकि हो सकता है करते करते एक टाइम आए कि हमारी फ़िक्स कॉस्ट भी पूरी होने लग जाए। तो फिर हम एबनॉर्मल लॉसेस में कारोबार को बंद नहीं करते। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है क्लोज डाउन पॉइंट, जिसको हम शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। अब शट डाउन पॉइंट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ बता रही थी कि फ़िक्स कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है लेकिन वेरिएबल पूरी हो रही है, लेकिन अब शट डाउन पॉइंट में क्या होगा कि फिक्स वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब है इससे बेहतर है कि कारोबार चलाएँ और नुकसान बढ़ाएँ, आप कारोबार बंद करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आपने लिखना है, फिर ये ग्राफ एज इट इज़ बनेगा, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी नेक्स्ट पेज तक। तो ये यहाँ पे आपका शॉर्ट रन ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये आपको 180 चैप्टर पे मिलेगा, 180 पेज पे मिलेगा और चैप्टर 11 है। तो ये यहाँ से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे, फिर आप ये हेडिंग लगाएंगे, ये हेडिंग लगाने के बाद एज इट इज़ यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये ग्राफ तीनों एज इट इज़ बनाएंगे, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है और ये इस पेज पर आके यहाँ तक आपने इसको एंड कर देना है। तो ये हो गया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, ये होता है 2 कंपोनेंट ऑफ प्राइस इफेक्ट। यहाँ सब्सटीट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट, ये जब क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपने सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट को मिक्स करके शो करना है। और ये मेरे चैनल पे अच्छे तरीके से लिखा हुआ मौजूद है, तो आप इसको वहाँ से ले लें तो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है लॉज ऑफ रिटर्न। लॉज ऑफ रिटर्न आपको चैप्टर 4 प्रोडक्शन फंक्शन मेरी बुक में, आप अपना चैप्टर देख लीजिएगा, चैप्टर 4। इसमें ये लॉस ऑफ रिटर्न है। लॉस ऑफ रिटर्न ये 3 होते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंदी सवाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएगा और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न आ जाएगा। तो इनके निशान भी मैं लगा दूँ, क्योंकि अगर ये पूरा एक साथ नहीं आता तो अलग अलग में तो फिर हो ही जाएगा। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ये स्टेटमेंट आ जाएगा इसमें, इसके बाद और कुछ नहीं लिखना है। फिर ये आपने लिखना है शेड्यूल। शेड्यूल बनाने के बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर यहाँ से ये कि यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये ग्राफ बनाना है, फिर ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने यहाँ तक। ये हो जाएगा लॉ, आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इतनी सी लाइन लिखते हैं, अगर एग्जामिनर मांगता है उसको तो फिर आगे आप एक्सप्लेन कर दें, वरना इतनी सी लाइन भी लिखना वो। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पहले इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर ये आपने शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक, और इसकी अजम्पशंस भी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये डिमिनिशिंग रिटर्न कंप्लीट हो गया। डिमिनिशिंग रिटर्न को हम इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, तो ये लिखना होगा, तो फिर आप देख लें। फिर है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, इसका इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये स्टेटमेंट है, फिर ये इसका शेड्यूल है, फिर ये शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन है, फिर ये ग्राफ है और फिर ये इसकी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, और इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी कहते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा तो आप देख लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कर्व। इसका डिफरेंस बिटवीन तो नहीं है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है और फिर यहाँ पे आगे जाके लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स हैं। तो ये फिर आपको देखना पड़ेगा, या अगर ये मैंने बना दिया तो फिर मैं भेज दूँगी। और ये चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 9। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखा जाता है कि जो कॉस्ट का रिलेशनशिप है, ये वाली चीज़, और इसमें ये डायग्राम बनती है। तो ये छोटा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको कहीं से और अच्छा मिलता है तो देख के इसको बना लें, वरना ये डिफरेंस बुक में नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन शो दैट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन इनकम डिटरमाइन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है।
ये क्वेश्चन बुक में 3 तरीके से बना के दिया गया हुआ है और 3 तरीके से एग्रीगेट डिमांड से, इफेक्टिव डिमांड से और सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। तो एक बात मैं अगर इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूँ वो ये है कि ये क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है और मैंने उसको इन तीनों के लिहाज से मिक्स करके बनाया है। लेकिन अगर आप बुक में जाएंगे तो बुक में ये बहुत लेंदी है और इसका बुक से आंसर बनाना मुमकिन नहीं है। तो मैंने इसको 2-3 और बुक से देख के इन सबको मिला के क्वेश्चन बनाया। अगर वो लिखा होता है कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपने लिखनी है तो आपने बस हेडिंग चेंज करनी है और बाकी आंसर वही आ जाएगा। अगर वो कहता है कि कीन्स थ्योरी एग्रीगेट डिमांड एडी और एएस से बनाए तो आपने सिर्फ हेडिंग चेंज करनी है और आंसर वही है। या अगर वो कहता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट से बताएं तो आपने हेडिंग चेंज करनी है और बाकी सारा वैसे ही लिखना है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का बुक से निशान लगाना मुमकिन नहीं है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं से अच्छे नोट्स में मिलता है तो वहाँ देख लें, या तो वरना ये मेरे चैनल पे है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये चैप्टर 17 है मेरी बुक में और मेरी बुक का पेज है 261। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस तरह से, शेख मुबारक अली की बुक है ये, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर विद द इक्वेशन। तो मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन आएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन में आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू कीन्स और फिर वो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, ये एक ही डेफिनेशन होता है। फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है और एक्सप्लेनेशन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला के इज इक्वल्स टू डेल वाई। इकोनॉमिक्स में वाई इनकम को शो करता है और ये डेल आई है जो कि इन्वेस्टमेंट को शो करता है। फिर ये आपने यहाँ तक लिखना है। ये सारा कटा हुआ है तो इसको नहीं लिखना। अच्छा, ये जो हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, ये यहाँ से काटना है। इसको मैं अलग से इसी की कंटिन्यूटी में अपलोड करूँगी एक पेज पे जो इसके साथ ही हो जाएगा, फिर वो आप देख लीजिएगा। रिलेशनशिप के बाद फिर ये हेडिंग की चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगी। फिर आपने जाना है ये शेड्यूल बनाना है। ये 5वीं हेडिंग ये है और ये 6ठी हेडिंग इस पेज पे जाके ये शेड्यूल बनेगा। और शेड्यूल बनने के बाद आपने यहाँ पे इसका नेक्स्ट पेज पे जाके ये डायग्राम बनानी और डायग्राम बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन कर देना। तो ये इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा और ये डायग्राम दोनों ऊपर नीचे साथ बनेंगी। ये पूरा क्वेश्चन मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लायर का क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लायर क्या होता है कि सरमायाकारी में इजाफे की वजह से आमदनी में कितना इजाफा होता है वो होता है मल्टीप्लायर। और एक्सीलरेशन क्या होता है कि आमदनी में इजाफा की वजह से कितने सरमायाकारी में इजाफा होता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल बैंक फॉलो करता है और फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट जो हमें बजट बना के देती है, ये वो होता है। और ये डिफरेंस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ये बुक में नहीं है। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल। ये चैप्टर है 18। इसमें एक्सप्लेन द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इतना लिखना है और उसके बाद ये कुछ नहीं लिखना। यहाँ से आपने क्वांटिटेटिव मेजर, इसके अंदर बैंक रेट पॉलिसी, डिस्काउंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएशन इन रिजर्व रेशो, और ये इनको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ये आपने इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद बाकी चीज़ें सारी कट हैं, आपने ये कुछ हेडिंग नहीं लगानी। उधर से लिखने के बाद ये आगे पॉइंट कंटिन्यू कर देना, तो आपका बैंक रेट पॉलिसी हो जाएगा। सेकंड जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर सारी वो बातें आ जाएंगी जो आपको एक्सप्लेन करनी है। वेरिएशन इन रिजर्व रेशो, ये आपने इधर तक लिखना है शुरू से और इसमें आगे और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये हो जाएगा। अब ये थे क्वांटिटेटिव मेजर, अब इसके बाद है क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर में ये 5 हैं। इनमें सबसे पहले आपने ये लिखना है यहाँ से लेके सिक्योरिटी तक, फिर यहाँ से एफ से लेके यहाँ तक, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। फिर ये रेगुलेशन ऑफ, ये यहाँ तक लिखेंगे। राशनिंग ऑफ क्रेडिट यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि ये उसमें लिख चुके हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं है। डायरेक्ट एक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। मॉरल सोशन, तो ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये द सक्सेस से लेके यहाँ तक, और द पब्लिसिटी, ये पूरा लिख लें। तो ये आपके पास टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हो गए हैं या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हो गए। ये आपको मिलेंगे चैप्टर 18 में।
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये नहीं है इस बुक में, ये मैं देखती हूँ ये मिलता है तो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग चैप्टर 14। डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसी के आगे आप लिख देंगे एंड सेविंग। इसमें आपने लिखना है कि ये दो हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आ जाएगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले आपने ये इंट्रोडक्शन बनाना है, यहाँ से द MEC एक्सप्लेन्स, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर ये दूसरी हेडिंग डेफिनेशन की, इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कीन्स, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने पूरी यहाँ से लिख देनी है। फिर आपने फार्मूला की हेडिंग लगानी है। फार्मूला की हेडिंग लगाने में आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फिर ये इसका फार्मूला है। इसमें फिर आप बताएंगे कि यहाँ पे SP सप्लाई प्राइस है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है सीरी ऑफ रिटर्न। ये फिर ये R बता रहा है, ये यानी कि इस फार्मूले को बता रहे हैं कि ये क्या क्या है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने चौथी हेडिंग लगानी है डिमांड शेड्यूल, ये लिखेंगे। फिर पांचवी हेडिंग में ये शेड्यूल बनाएंगे, फिर ये शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सातवीं में ग्राफ और फिर आठवीं हेडिंग ग्राफ की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक आ जाएगी। फिर इसमें जो सेकंड पार्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको एज इट इज़ आप यहाँ से लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे बिजनेस साइकिल और IS और LM का। ये बिजनेस साइकिल इस बुक में नहीं है। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की बुक है या नेट से ही आपको मिल जाएंगे, 4 बिजनेस साइकिल होते हैं, आराम से मिल जाएंगे, तो ये आप वहाँ से ले लीजिएगा। मेरी बुक में नहीं है। IS और LM कर्व, IS कर्व के निशान में 2021 में भी लगा चुकी हूँ। सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है जो यहाँ से यहाँ तक आएगी। इससे पहले तीसरी हेडिंग लगाने के बाद आपने ग्राफ बनाने हैं, दोनों बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर नीचे। फिर इसके बाद ग्राफ की एक्सप्लेनेशन करनी है और ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी यहाँ तक। ये IS हो गया है। अब LM कर्व यहाँ पर इसी के नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये चैप्टर है हमारे पास 21, बुक का पेज नंबर अब अपने देख लेना। LM कर्व, फिर डेरिवेशन ऑफ LM कर्व आएगा, यहाँ से लेके तकरीबन ये सारा सेम है। फिर ये ग्राफ एक्सप्लेनेशन बनेंगे, ये 2 ग्राफ बनेंगे। अच्छा, ये 2 ग्राफ पहले बनेंगे, ये तीसरी हेडिंग है, फिर ये एक्सप्लेनेशन नीचे आएगी और ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 2020 के निशान लगा दिए। इसके अलावा जो मैथ का सारा क्वेश्चन है वो मेरे चैनल पे सॉल्व है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह नासिर।